हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग बेसिकली हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन की सीरीज में हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 को आज समाप्त कर देंगे, और फिर उसी के पश्चात हम लोग हमारा क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर हमें नोट लिखना है, और उससे पहले आप लोग मुझे फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर हो तो प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, राइट अ नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया कि इंडियन फार्माकोपिया हमारा क्या होता है। अब देखिएगा 7 नंबर में क्वेश्चन आया है, यानी कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे बेटा जी? सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया आखिर क्या होता है, और इस फार्माकोपिया को एक्सप्लेन करने के बाद में हम लोग इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, फार्माकोपिया की बात की जाए तो फार्माकोपिया क्या होता है बेटा जी? हमारा एक ऑफिशियल और एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके अंदर हमारी दवाइयों की पूरा का पूरा बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, कैसे बनती है, क्या साइड इफेक्ट है, कैसे यूज करना है, A to Z कंप्लीट डिटेल कि हमारी दवाई का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पोटेंसी क्या है, एफिकेसी क्या है, उन सब के बारे में हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े किताबें रहते हैं, ग्रंथ रहते हैं, महाग्रंथ रहते हैं, ऐसी फार्मेसी में आप फार्माकोपिया को भी उन्हीं क्लास में रख सकते हो। अगर जो हम लोग बात करें तो जो फार्माकोपिया है वो बेटा जी क्या है कि ऐसे नहीं कि किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल गई, किसी भी किराने की दुकान पर मिल गई ना। फार्माकोपिया क्या होता है बेटा जी? एक हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है, और इसका अगर जो हम लोगों को बाय करना है तो इसको बाय करने के लिए हम लोगों को क्या है, उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन होगा, अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद में भी ऐसे नहीं कि अप्रूवल मिल गया तो अब सम्मान के तौर पर फार्माकोपिया मिल गई, नहीं। हमें क्या है, हमारी जेब से 60 से 80 हजार जो फार्माकोपिया का प्राइस है, अब बढ़ गया हो तो एग्जैक्टली नहीं पता है, बट 60 से 80 हजार तक हमें क्या है पे करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें एक फार्माकोपिया का एक एडिशन मिलता है। ठीक है जी। और फार्माकोपिया को पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? कि ऐसा नहीं कि बीएससी फार्मेसी के मन में आया, सुबह मैंने अंगड़ाई तोड़ी और शाम तक फार्माकोपिया लॉन्च कर दी, नहीं। फार्माकोपिया को क्या है बेटा जी? बेसिकली उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट या फिर हेल्थ एंड फैमिली वॉरफेयर डिपार्टमेंट या फिर फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज या फिर उन्होंने कोई कमिटी बनाई हो, ये चीज यानी कि एक ऑथेंटिक बुक होती है जिसको पब्लिश करने के लिए भी गवर्नमेंट का अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी? फार्माकोपिया होता है। अगर जो फार्माकोपिया की बात की है तो फार्माकोपिया हमारे 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है फार्माकोन और दूसरा है बेटा जी पोइया। अगर जो हम लोग बात करें तो फार्माकोपिया 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और वन इज अवर पोइया। फार्माकोन का मतलब क्या होता है बेटा जी? ड्रग या फिर मेडिसिन, और पोइया का मतलब क्या होता है? मेक या फिर मेकिंग। तो मैं ओवरऑल फार्माकोपिया का मतलब यहाँ पर लिखूं तो पूरा फार्माकोपिया का मतलब सिंपल सा वर्ड में हमारा क्या जाएगा? हाउ टू मेक ड्रग या फिर मेडिसिन। ये हमारा क्या होता है बेटा जी? सिंपल सा फार्माकोपिया की 1 लाइनर डेफिनेशन है। ठीक है जी। अब काफी सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनके आज प्रैक्टिकल भी होंगे, है ना जी? प्रैक्टिकल भी आप लोगों के होंगे, और आप लोग अपने प्रैक्टिकल के लिए भी सभी को वैसे तो ऑल द वेरी बेस्ट। किसी को कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो प्रैक्टिकल्स को लेकर के तो वो बेसिकली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम डेफिनेटली। अब देखिएगा, हमारी फार्माकोपिया के यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख सकते हो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये 2018 का एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा इंडियन फार्माकोपिया के पहले फार्माकोपिया के इंपोर्टेंस क्या होते हैं। तो देखिएगा 1 बाय 1 करके, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारी अडल्ट्रेटेड जो ड्रग्स रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी आती है आपके सामने कि आप 18+ है नहीं है ना। बेसिकली कुछ हमारी मेडिकेशंस भी ऐसी होती है जहाँ पर पूछा एज फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है।
तो जो एडल्ट्रेटेड ड्रग्स रहती है हमारी, उसके बारे में हमारा क्या है, अवॉइड कैसे किया जाए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग या फिर मेडिसिन जो है हमारी, उसके डोजेस फॉर्म क्या रहेगी, क्या इफेक्ट रहेंगे, किस तरीके से उसको यूज करना है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, ये कंप्लीट डिटेल हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहती है। साथ ही साथ बात की जाए तो बेटा जी फार्माकोपिया का जो रेफरेंस है कहाँ पर होना जरूरी है, लैबोरेटरीज में होना आवश्यक है, इंडस्ट्रीज में होना आवश्यक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में होना आवश्यक है। आप अपने कॉलेज में भी जाकर के लाइब्रेरी में पूछेगा कि फार्माकोपिया है क्या, भले ही लेटेस्ट एडिशन ना हो बट फार्माकोपिया आपके कॉलेज में जरूर होगी, क्योंकि जब पीसीआई की तरफ से इंस्पेक्शन होने के लिए आता है तो लाइब्रेरी में जाकर के जो टॉप मोस्ट किताबें रहती है उसमें सबसे ऊपर फार्माकोपिया ही होती है, क्योंकि ये जरूरी है। उसके अलावा बात की जाए तो मेडिसिन का कितना स्टॉक रखना है, जैसे आपने देखा होगा कि जमाखोरी के ऊपर भी केस हो जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। तो जो किस बंदे को कितना स्टॉक रखना है, कितना उसका एरिया है, उस एरिया के अकॉर्डिंग आप इतना स्टॉक रख सकते हो, तो ये सब कुछ बेसिकली फार्माकोपिया के अंदर ही मेंशन है हमारा। और साथ ही साथ बेटा जी बात की जाए तो हमारा डोज कैलकुलेशन वाला टर्म भी हम लोग फार्माकोपिया के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। अब फार्माकोपिया के इंपोर्टेंस के बाद हम लोग बात करेंगे, एक टर्म आता है जो 2 नंबर में बहुत बार पूछ लिया जाता है, व्हाट डू मीन बाय मोनोग्राफ्स, है ना जी, हमारा क्या बेटा जी मोनोग्राफ। अब देखिए मोनोग्राफ हमारी ऐसे समझिएगा, आपने देखा होगा कि चैप्टर्स में पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ देखे प्यारे बच्चों आप लोगों ने, बस वो जो पैराग्राफ्स रहते हैं उसी तरीके से समझ लीजिएगा कि हमारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग मोनोग्राफ बोलते हैं, है ना। आप उन्हीं पैराग्राफ को ऐसे समझ लीजिएगा कि अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग क्या बेटा जी मोनोग्राफ बोलते हैं। हम मोनोग्राफ के अंदर हमारे क्या क्या रहेंगे देखिएगा, हमारी ड्रग का क्या है, एसे रहेगा, उसका फॉर्मूला रहेगा, उसका आइडेंटिफिकेशन रहेगा, सोल्यूबिलिटी रहेगी, पीएच रहेगा, डोज रहेगी, है ना, हमारी स्टेबिलिटी रहेगी, ये सभी के सभी हमारी क्या रहेगी बेटा जी मोनोग्राफ के अंदर बेसिकली सारी चीजें इंक्लूड रहती है। अब ये तो हो गया हमारी फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे हमारी इंडियन फार्माकोपिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, हमारा आईपीवी बोलते हैं। अब आप लोग जब कभी भी कोई भी मेडिसिन खरीदते हो तो मेडिसिन को सबसे पहले क्या क्या चीजें आप लोगों को देखनी चाहिए एज एन मेडिकल स्टूडेंट, अब क्योंकि आप मेनली फार्मेसी कर रहे हो तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी चाहिए, डेट देखनी चाहिए कि कहीं वो मेडिसिन एक्सपायर तो नहीं है, डेट आप लोगों को सबसे पहले चेक करनी चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो जब आप 3 गोलियां लेते हो तो 3 या 4 गोलियां लेते हो तो क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट वाला साइड से काट देते हैं और ऊपर से दे देते हैं। ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मतलब है कि कोई मरे या जिए, उन्हें बस इतना मतलब है कि हमारा पैसा बनना चाहिए और हमारी दवाई खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर अगर जो मैं आपको बोलूँ तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल जिससे भी आप मेडिसिन लेने गए उसके इस डब्बे में सारी की सारी मेडिसिन रखी हुई हैं, उसने इस मेडिसिन में इस डिब्बे में से उस एक पत्ते को निकाला और निकालने के बाद में आपको 4 गोली काट करके दे दी, तो आपका ये राइट है, आपका ये अधिकार है कि आप नया स्ट्रिप उठाएं और उसमें से चेक कर ले कि भाई ये एक्सपायर है नहीं है, जस्ट टू कंफर्म, है ना चीजों को। दूसरा काम आप लोगों को जो अब हमेशा करना, वो क्या करना बेटा जी, आपको दवाई का नाम क्या साल्ट है वो पढ़ो या ना पढ़ो, उसके लास्ट में लिखा रहता है, जो भी दवाई का साल्ट होता है उसके लास्ट में लिखा रहता है आईपी, उसके लास्ट में लिखा रहता है यूएसपी, उसके लास्ट में लिखा रहता है बीपी। अब इनका मतलब क्या है, आईपी मतलब वो मेडिकेशन इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनी है, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो यू हैव टू चेक दीज थिंग ऑल्सो कि अच्छा ये तो आईपी के अकॉर्डिंग इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है। अपने मन में बात बोलोगे तो देखना कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं भी फार्मेसी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तीसरी चीज जो आप लोगों को चेक करनी है बेटा जी, वो क्या चेक करनी है, बेसिकली कोई उस मेडिकेशन के ऊपर कोई बेसिकली प्रिकॉशंस तो नहीं लिखे हुए। प्रिकॉशंस मतलब क्या, कोई गाइडेंस तो नहीं लिखी हुई है कि भाई इसको बेसिकली देखिए जैसे सस्पेंशंस रहते हैं, सस्पेंशन के ऊपर मेंशन रहता है, कंपनी मेंशन करती है कि शेक वेल बिफोर यूज, इसको यूज करने से पहले पहले इसको अच्छे से शेक कर ले, अच्छे से इसको हिला ले। तो उस कंपनी ने कोई उस मेडिकेशन के लिए कुछ ना कुछ हमें गाइडेंस या फिर कुछ ऐसा कुछ तो नहीं बोला है कि मिल्क डू नॉट टेक विद द मिल्क, है ना। तो ऐसा करके कंपनीज चीज़ों को मेंशन करके रखती है, तो पीछे हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये इतनी सारी चीज़ें लिखी क्यों है, बट नाउ वी आर द पार्ट ऑफ दिस फील्ड,
वी हैव टू रीड दिस थिंग्स, बिकॉज हम लोग जब इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो फैलाएंगे कैसे, है ना भाई। आपको कैसे पता था कि फार्मेसी करके कुछ होता है, क्योंकि कि मार्केट में बात फैली हुई है। आपको कैसे डर लगता है कि फार्मेसी करके मैं अच्छा करियर बना पाऊंगा, नहीं, क्योंकि मार्केट में एक बात फैली हुई है कि भाई फार्मेसी करके कुछ नहीं होता है। बट द थिंग वॉज डैट कि फार्मेसी करके तो बहुत कुछ होता है, आपसे कुछ नहीं होता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए नीट एग्जाम का, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आया है ना, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं डिफिकल्ट पेपर आया है, बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं। बट द जो सबसे वो रहता है ना कि यूनिक टीचर होते हैं, जो फेवरेट टीचर होते हैं, जो मेरे खुद के भी फेवरेट टीचर्स हैं, उन्होंने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया। उन्होंने आकर के क्या वीडियो बनाया है कि जस्ट टू कंफर्म डेट कि 2024 का नीट का पेपर इजी आया था, इस वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया था, है ना, 650 660 के लगभग कट ऑफ गया था। इस बार पेपर डिफिकल्ट आया है तो ऑब्वियसली रिजल्ट बच्चों के डाउन जाएंगे, बच्चों के रिजल्ट डाउन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ भी डाउन जाएगा। जो 1,08,000 सीटें हैं नीट की, वो तो इस बार भी फिल होंगी। जो पहले 650 प्लस पर फिल हुई थी, शायद इस बार 550 प्लस पर फिल हो जाए। तो भाई द थिंग वाज डैट कि भी हमें बस अब आदत हो गई कि या तो धरना रख दो, सिस्टम को गाली दे दो। भाई हम अपनी मेहनत कैसी कर रहे हैं, हम क्या मेहनत कर रहे हैं, डिपेंड उसके ऊपर करता है ना। सिंपल सा लॉजिक ये है, हम आज हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए तो मैं आपके लिए मैं भी अच्छा बन जाऊंगा क्योंकि मेरे से आप पढ़े हो, है ना। आपके लिए यूनिवर्सिटी भी अच्छी है क्योंकि हमारा तो रिजल्ट अच्छा आया है। वहीं एक बच्चा वो है कि जो बेसिकली पहले दिन से पढ़ रहा है हमसे और उसका रिजल्ट बेकार आ जाए तो वो हमें भी गालियां देगा और वो यूनिवर्सिटी को भी गाली देगा कि बेकार यूनिवर्सिटी है, बीएससी फार्मेसी बेकार है। क्यों? क्योंकि कि उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई है। बट द थिंग वाज दैट कि हम कभी इस चीज को नहीं सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चीज क्यों नहीं हुई है, क्या गलती रही हमारी। सिंपल सी बात ये है, ठीक है जी। तो आप लोगों को इन कुछ चीजों का बेटा जी याद रखना है, ध्यान में रखना है कि बेसिकली हमारी ये चीजें हम लोगों को अब मेडिसिन्स के अंदर रीड ऑन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब चलेगा इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करें तो बेटा जी इंडियन फार्माकोपिया हमारी क्या एक ऐसी ऑफिशियल बुक है, इसको पब्लिश किया जाता है आईपीसी के द्वारा। आईपीसी क्या है बेटा जी, एक कमेटी है जो इंडिया की गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो बेसिकली इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश यानी कि हमारे से 1 घंटे दूरी पर ही लोकेटेड है गाजियाबाद में। आईपीसी का ऑफिस जो है वो गाजियाबाद में लोकेटेड है। कभी मौका मिला तो हम आपको लाइव आकर के वही ऑफिस के बाहर से दिखाएंगे, है ना जी। तो मौका मिलेगा तो तुम्हें हम दिखा देंगे। चलिएगा, अब यहाँ पर बात की जाए तो बेटा जी इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किसके द्वारा जाता है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और आईपीसी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा। आगे मूव करें तो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करें तो हमारी कुछ इंडियन फार्माकोपिया यानी कि आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं हमारी इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। देखिए बड़ा ही पुराना इतिहास है हमारी इंडियन फार्माकोपिया का। जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने आकर के राज किया था उस टाइम की बात है, जाइएगा थोड़ा सा पीछे, बहुत पीछे जाना पड़ेगा आप लोगों को। देखिएगा आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो देश है वो क्या है, बहुत ही नायाब रहा है, बहुत पुराना इतिहास रहा है। जो हमारा भारत महान है ना, वो ऐसे ही महान नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें इतना वक्त शायद कहीं और हो ही नहीं सकता। अगर जो व्याख्या करने बैठे तो हर स्टेट की हर जगह की खुद की एक महत्वता है और हर जगह का हर स्थान का खुद का एक इतिहास रहा है। अब वही चीज क्या है कि जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले जब राजा महाराजा थे तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर थे, क्या टैबलेट थी, क्या कैप्सूल था, क्या सिरप था, क्या सस्पेंशन, इमल्शन, सपोजिटोरीज, क्या ये सब प्रिपरेशंस थी? नहीं थी। उस टाइम पर क्या यूज होते थे, जड़ी बूटियां यूज होती थी, यानी कि आयुर्वेद के ऊपर सारी चीजें चल रही थी अगर जो देखा जाए तो, है ना। हमारा सिद्धा, यूनानी, ये सिस्टम्स हमारे बेसिकली चलते थे, जहाँ पर हमारे क्या होते थे, जो हकीम होते थे, वैद्य होते थे, है ना, हमारे चिकित्सक होते थे, वो सब क्या करते थे, बेसिकली जड़ी बूटियां, हर्ब्स को वो अपने पास में रखते थे। जो कॉमन सी बीमारियां होती थी उनको ठीक करने के लिए वो जड़ी बूटियां देते थे और उनसे बेसिकली ट्रीटमेंट हो भी जाता था, है ना। युद्ध लड़े जाते थे तलवारों से, भालों से, तीरों से, तो किसी को अगर जो इंजरी हो गई तो उसके लिए भी मल्लम पट्टी होती थी। बट अब उसको बीटाडीन का नाम दे दिया गया है ना। बट पहले क्या है, हल्दी का लेप लगा करके चीजों को किया जाता था।
अब ये सब चीज़ें जब हमारे इंडिया के अंदर पुराना कल्चर प्राचीन था, जो कि बेस्ट थी, वो जब चल रहा था, तो फिर उसके बाद में जब सारी की सारी राजा आपस में वॉर कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो हमारे इंडिया में एंट्री होती है अंग्रेजों की, जिन्होंने बेसिकली उस टाइम के राजा महाराजाओं से परमिशन ली और उन्होंने क्या कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कि हम लोग यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, उनको पैसा भी देंगे, रोजगार भी देंगे, और प्लस क्या है कि कुछ हथियारों की बात होती है, बट हमारा वो हथियार वाला पार्ट नहीं है। अब जब अंग्रेज लोग इंडिया के अंदर आए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ पर इतनी सारी हर्ब्स है ना। आप खुद देख सकते हैं कि आप माउंटेन एरिया में चले जाए तो इंडिया के पास जो चीज़ है शायद अभी भी किसी और देश के पास में ना हो। तो उन्होंने देखा कि हम लोगों को जस्ट यहाँ पर मशीनरी अपनी एस्टेब्लिश करनी है, यहाँ पर मैन पावर भी है, और मैन पावर कैसी, कि जो बेसिकली अंधाधुन काम करते हैं। अंधाधुन मतलब कि क्या, कि फुल मेहनत से, फुल डेडिकेशन से काम करते हैं, ठीक है। प्लस दूसरी चीज उन्होंने क्या देखी कि हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल भी यहीं से मिल जाएगा, जस्ट हम लोगों को यहाँ पर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना है। आप लोग जाकर के देखिएगा कोलकाता, हावड़ा ब्रिज, ये सब चीज आपको अभी भी दिखाई देगा कि हाँ अंग्रेजों ने क्या किया था, है ना। और वो कुछ करके गए देश में। देखो ऐसा नहीं है कि आज के बनाए हुए पुल भारत के टूट जाते हैं और उनके बनाए हुए आज तक भी नहीं टूटे, फैक्ट है ये। अब बुरा लगे तो किसी को कोई बात नहीं। तो ये चीजें हुई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 1844 में जब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इंडिया की एक फार्माकोपिया लॉन्च की, जिसका नाम रखा उन्होंने बंगाल फार्माकोपिया। 1844 देखो, अभी तक ब्रिटिश लोगों की खुद की फार्माकोपिया नहीं है, पर वो भारत की फार्माकोपिया लॉन्च कर गए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर जो वो लॉन्च ना करते तो भारत की फार्माकोपिया पता नहीं शायद लॉन्च भी होती है, नहीं होती, है ना। क्योंकि इधर हर चीज में तो राजनीति होती है, क्या जरूरत है फार्माकोपिया की। तो ये चीजें हुई, चलिएगा। तो हमारा क्या हुआ कि बंगाल फार्माकोपिया नाम से 1844 में हमारी एक फार्माकोपिया को लॉन्च किया गया। उसके बाद में हमारी चीजें चलती रही, है ना। बंगाल फार्माकोपिया लॉन्च हो गई, चीजें हमारी रनिंग में रही। फिर उसके बाद में 1944 जब हमारा आज़ादी का माहौल बन चुका था, अंग्रेजों को पता लग गया था कि अब यहाँ से नहीं भागे तो हमारा पैंट पजामे सब यहीं सूखते रह जाएंगे, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा बस कैसे भी करके, है ना। तो ये सब चीज़ें हुई जब, तो 1946 में एक मीटिंग हुई जहाँ पर ये चीज़ें देखी गई कि क्या क्या चीज़ें बेसिकली हो रही है इंडिया में, कौन सी मेडिकेशन इंडिया के अकॉर्डिंग बन रही है, कौन सी मेडिकेशन ब्रिटिश लोगों के अकॉर्डिंग बन रही है। तो उन सब चीज़ों की लिस्ट तैयार करने के लिए बोला गया। और वहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये सब चीज़ थी कि हमारी प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले, सभी को पता 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में 1947 के बाद में 1948 में दोबारा से एक मीटिंग हुई, है ना। अब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस में आ गए, यानी कि आज़ादी के बाद में हम लोग आ गए। 1948 में हमारी एक और मीटिंग हुई जहां पर जिसके चेयरमैन थे बेटा जी कौन, डॉक्टर B.N. घोष सर। कौन थे बेटा जी? डॉक्टर B.N. घोष सर जिसके चेयरमैन थे। और उस मीटिंग में बेसिकली सारी की सारी लिस्ट तैयार हुई, सब कुछ देखा गया। एंड वहां पर हमारे क्या है, बेसिकली इंडियन फार्माकोपिया जो है वो मेनली नाम अब पड़ेगा। 1948 में आकर के जो बंगाल फार्माकोपिया के नाम से फार्माकोपिया चल रही थी, तो जिसको लेकर के एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने बेसिकली ये राय दी होगी। हम लोग जस्ट मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड ऑन कर रहा हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेट के नाम पर हम अपने इंडिया की फार्माकोपिया नहीं चला सकते हैं। वी हैव टू चेंज द नेम ऑफ दिस फार्माकोपिया, बिकॉज कल को तो उत्तर प्रदेश फार्माकोपिया बन जाएगी, फिर परसों को मेरठ फार्माकोपिया बन जाएगी, गाजियाबाद फार्माकोपिया, नोएडा फार्माकोपिया, ग्रेटर नोएडा फार्माकोपिया, इलाहाबाद फार्माकोपिया, ऐसे करके, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस चीज़ को लेकर के जब चीज़ें होती रही तो क्या है, बेसिकली 1948 में इंडिया की फार्माकोपिया जिसका नाम बंगाल फार्माकोपिया चल रहा था 1844 से, उसको बदल करके इंडियन फार्माकोपिया कर दिया गया। और उस इंडियन फार्माकोपिया के आज तक एट प्रेजेंट टाइम टोटल 9 एडिशन आए हैं। 1955, 1966, 1985, 1996, 2007, 10, 14, 18 और 22, टोटल 9 एडिशन आज तक इंडियन फार्माकोपिया के पब्लिश हुए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो यही सब कुछ बेटा जी आपका इंडियन फार्माकोपिया बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट एडिशन 1900, यहाँ पर एडिशन लिखने पड़ेंगे, सप्लीमेंट्री एडिशन लिखे हुए। फर्स्ट एडिशन 1955 में आया, सेकंड 1966 में आया, थर्ड 1985 में आया, फोर्थ 1996 में आया, फिफ्थ 2007 में आया, सिक्स्थ 2010 में आया, सेवन्थ 2014 में आया, एट्थ 2018 में आया, और नाइन्थ एडिशन बेटा जी हमारा नाइन्थ एडिशन 2022। ये बेसिकली अभी तक हमारे 9 के 9 एडिशंस आए हैं इंडियन फार्माकोपिया के। तो अगर जो इंडियन फार्माकोपिया वाली टर्म आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में
कंफर्म कर देंगे प्यारे बच्चों। ये हमारे क्या है, कुछ एडिशंस, वॉल्यूम, ये सब चीज दी हुई है। चलिए तो आप लोग इसकी अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का बेटा जी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आ जाएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड गामा रेडिएशन। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को बताना। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो देखिएगा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में बात की जाए तो अगर जो मैं बात करूं तो जब हमें पता है, बड़ी सिंपल सी बात है क्या, कि जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सभी के सभी किससे बने होते हैं बेटा जी, एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है जी। अगर जो मैं बात करूं तो हमारे क्या एटम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन रखते हैं, प्रोटॉन रखते हैं, न्यूट्रॉन रखते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रोटिंग अराउंड द न्यूक्लियस हमारे। ठीक है जी। बात की जाए तो जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंटेन करता है। अगर जो हम लोग बात करें तो समटाइम एटम क्या होता है बेटा जी, इनका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और वो हमारा क्या बेटा जी, हमारा डीके की वजह से क्या करते हैं, हमारा जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल से खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है तो इसमें से एनर्जी बाहर निकलती है ना, कुछ हमारी चीजें बाहर, रेडिएशन बाहर की तरफ निकलता है, और वही रेडिएशन जो बाहर की तरफ निकलता है वही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन हमारा होता है। वही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन होता है। अब इसी में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हमारा किसके बारे में बेटा जी, हमारा अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, है ना। अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स हमारे रहते हैं, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारे अल्फा पार्टिकल्स के बारे में। देखिए, अल्फा पार्टिकल के बारे में बात की तो बेटा जी, अल्फा पार्टिकल हमारे क्या होते हैं, हैवीएस्ट पार्टिकल होता है। मतलब अल्फा बीटा गामा में तीनों में सबसे ज्यादा हैवी हमारा कौन सा होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। अब जो अल्फा पार्टिकल होता है, जो बेसिकली इनकी पेनिट्रेशन पावर होती है बहुत ज्यादा लो होती है। द अल्फा पार्टिकल आर दी हैवीएस्ट एज दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन दी हैवीएस्ट एलिमेंट डीके। ठीक है, जब हैवीएस्ट एलिमेंट का डीके होता है ना, जब वो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, दैट कंडीशन, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है बेटा जी, अल्फा पार्टिकल बेसिकली जनरेट होता है। ठीक है जी। अब अल्फा पार्टिकल की बात की जाए तो हमारे क्या बेटा जी, हमारे दे आर नॉट वेव्स बट हाई एनर्जी पार्टिकल विच आर फॉर्म अनस्टेबल हमारा न्यूक्लियाई हमारे। तो जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स रहते हैं बेटा जी, वो वेव लाइक तो ट्रेवल करते नहीं है, तो हमारे क्या होता है कि हमारा बेसिकली क्या करता है, ये हाई एनर्जी हमारा पार्टिकल होता है, जो बेसिकली क्या करता है, हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई से फॉर्म होता है। These are similar to the helium atom and contain 2 proton and 2 neutron। अब जो हमारे अल्फा पार्टिकल होता है बेटा जी, वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कंटेन करता है। जब मैं डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स बताऊंगा वहां पर भी आप लोगों को चीज दिखाई देगी। साथ ही साथ मैं बात करूं बेटा जी, यहाँ पर जो हमारे अल्फा पार्टिकल होते हैं हमारे, वो लार्ज रहते हैं, हैवी रहते हैं नेचर में, इसी वजह से कहा जो उनकी पेनिट्रेशन पावर रहती है वो बहुत ज्यादा लो रहती है, और वो क्या हो जाते हैं बेटा जी, इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं कि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ऐसे मारा, तो ये क्या है कि मेरा हाथ अभी यहीं का यहीं है, देखिएगा आप, यहीं है, क्योंकि कि क्या है कि इसने इमिट को एब्जॉर्ब कर लिया। वहीं पर ही मैं क्या इसका धाम से मारूं या इधर जाकर के लगे, है ना, ऐसे पीछे जाकर के लगे, दैट वाज द कंडीशन की इम्पैक्ट तेज हुआ है, तो इसमें चीज तो एब्जॉर्ब हुई तो वो पीछे की तरफ भी गई। ठीक है, तो ये चीज हमारी होती है। आगे बात करें बेटा जी, अगर जो हम लोग अल्फा पार्टिकल्स के बारे में ही, तो जो लेस पेनिट्रेशन पावर रहती है अल्फा पार्टिकल्स की, एलिमेंट विच एमिट देम डू नॉट फाइंड एनी यूज इन द बायोलॉजिकल एप्लीकेशन एज दे कैन नॉट पेनिट्रेट टिश्यू हमारा। क्या बात बोलेगी कि जो पेनिट्रेशन पावर अल्फा पार्टिकल्स की बेटा जी वो लो रहती है। अब इस लो पेनिट्रेशन पावर की वजह से ही जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है बेटा जी, वो क्या है कि हमारा इजिली पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से इनका कोई बायोलॉजिकल यूज भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भाई जब ये टिश्यू को ही पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे तो उनका बायोलॉजिकल रोल क्या होगा। तो इस वजह से अल्फा पार्टिकल्स का कोई बायोलॉजिकल रोल भी बेसिकली नहीं होता है बेटा जी। दे गेट डिफेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमारा। तो हमारे क्या बेटा जी, हमारा डिफेक्ट हो जाते हैं इनमें। अगर जो हम लोग इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वहां पर भी हमारे डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और हमारा क्या बेटा जी, फ्लोरोसेंस बेसिकली हमारे क्या है, प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा अल्फा पार्टिकल्स होता है। बात करें बीटा पार्टिकल्स की, तो हमारे क्या बीटा पार्टिकल लाइटर रहते हैं अल्फा पार्टिकल से, यानी कि बीटा पार्टिकल्स जो रहते हैं वो लगभग 800 से 8000 गुना छोटे रहते हैं अल्फा पार्टिकल से। तो दे आर मच लाइटर एनर्जी पार्टिकल एंड हैवी लेस आयोनाइजेशन पावर देन द अल्फा पार्टिकल। अगर जो हम लोग बात करें जो बीटा पार्टिकल रहते हैं बेटा जी, 8000 टाइम 8000 गुना छोटे रहते हैं अल्फा पार्टिकल से। ठीक है जी। अगर जो मैं बीटा पार्टिकल की बात करूं तो हमारे क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है बेटा जी, इमिट होता है, वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते क्योंकि छोटे हैं, पेनिट्रेशन पावर अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो हमारा क्या है कि जो इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फॉर्म एलिमेंट डज नॉट अल्टर द एटॉमिक मास इज कन्वर्टेड टू एलिमेंट विच नेक्स्ट हायर एटॉमिक नंबर। हमारा कि जो सबसे पहला एटॉमिक नंबर है उसको तो पेनिट्रेट कर जाएगा, तो सेकंड हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है उस पर जाकर के हमारी पेनिट्रेशन पावर इसकी लो हो जाएगी। बीटा पार्टिकल हैव नेग्लिजिबल मास। हमारे जो बीटा पार्टिकल रहते हैं उनका जो मास रहता है वो ऐसा रहता है कि जिसको हम लोग
नेगलेक्ट भी करता है, अरे चलो छोड़ो यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या गए BMW लेने गए, ठीक है, आपके पास में पूरा का पूरा कैश है, एंड BMW जो आपने ली वो क्या है 3,99,99,999 रुपए की है, ठीक है, आपने उनको 4 करोड़ रुपए दे दिए, है ना भाई, ओवरऑल देखा जाए तो 1 रुपए का ही फर्क है। अब आप वो क्या है कि सर सॉरी सर, आई एम जस्ट सॉरी सर, वो कॉइन नहीं मिल रहा है, जस्ट अ सेकंड सर, तो आप कहें अरे छोड़ो यार, क्योंकि कि 3,99,99,999 यानी कि 4 करोड़ के कंपैरिजन में 1 रुपया बहुत छोटा है ना। अब बेसिकली अब ये मत बोलना कि हम तो नहीं छोड़ेंगे, बट द थिंग वाज दैट कि वो उस नंबर के कंपैरिजन में ये वाला नंबर बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो यही चीज हमारी यहाँ पर है, ठीक है जी, क्योंकि जो बेटा पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मास होता है वो ऐसा होता है कि नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल नेग्लेक्ट, यानी कि उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। दे गेट डिफेंडेड इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हमारी बेटा जी ये भी हमारे क्या बेटा जी डिफ्लेक्ट हो जाता है हमारे किस में, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। आगे बात की जाए तो जो हमारा आयोनाइज गैस होती है बेटा जी, हमारा आयन चैम्बर के अंदर भी हम लोग ये बेसिकली चीजें देखते हैं, तो वहां पर हमारा क्या बेटा बेसिकली कि दे आर पास थ्रू कैन बी पेनिट्रेट थ्रू मैटर, दे पेनिट्रेटिंग पावर इज 100 टाइम मोर देन द अल्फा पार्टिकल। जो बीटा पार्टिकल्स रहते हैं उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है बेटा जी वो अल्फा पार्टिकल से 100 गुना ज्यादा होती है, और 8000 गुना छोटे होते हैं अल्फा पार्टिकल से। अगर जो मैं बात करूं बीटा पार्टिकल्स की भी, तो हमारे क्या बेटा जी हमारा फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस ये भी करते हैं। आगे बात करें बेटा जी गामा पार्टिकल की, तो दे आर हैवी कंप्लीटली क्या है डिफिकल्ट कैरेक्टर हमारा, या फिर डिफरेंट कैरेक्टर हमारा, जो डिफिकल्ट भी है डिफरेंट भी, क्योंकि इनको हैंडलिंग भी डिफिकल्ट है बेटा जी। ये अल्फा पार्टिकल जो गामा पार्टिकल्स होते हैं, गामा मारेगा, ठीक है, ये वही है गामा मारेगा, समझ जाइएगा, क्योंकि हार्मफुल है बहुत ज्यादा, रेडिएशन बहुत ज्यादा इसका, और इसको हम लोग स्टोर भी कहाँ पर करते हैं, हमारे लेड के चैम्बर्स के अंदर करते हैं, ताकि ये पेनिट्रेट ना कर पाए, ठीक है जी, कि गामा मारेगा, ठीक है जी। अगर जो हम बात करें दे डू नॉट हैव एनी चार्ज और मास ऑफ डाउन देम, अब देखिए बीटा पर नेगेटिव चार्ज था, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज था, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर जो हम लोग बात करें तो हमारे क्या बेटा जी हमारा वेलोसिटी, जितनी लाइट की वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी से बेसिकली हमारे गामा पार्टिकल्स भी ट्रेवल करता है लाइक अ वेव, इस तरीके से, ठीक है जी। आगे बात करें बेटा जी तो गामा रेज हमारी क्या होती है, एक्सरे रहती है, शॉर्टर वेवलेंथ रहती है, और क्या है हमारा विजिबल लाइट होती है। पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो जो गामा पार्टिकल है वो हमारा बेटा जी अल्फा और बीटा पार्टिकल से दोनों से ही इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हाई रहती है। और बात करें बेटा जी गामा रेज की, तो जो हमारी इमिट होती है गामा रेज हमारे क्या बेटा जी नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, लॉस ऑफ एटम एटॉमिक मास और नंबर टेक प्लेस, ओनली दिस इज द लोवरिंग ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। हमारी बेसिकली गामा पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटा जी, एमिट होने के बाद न्यूक्लियर एनर्जी को लो करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। लास्ट बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी ये भी हमारे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं कुछ मैटर्स के साथ में, सबके साथ में नहीं, बीटा और गामा सबके साथ में करते हैं, ठीक है जी, चलिएगा। और हमारा क्या बेटा जी अगर जो हम लोग बात करें तो दे प्रोड्यूस हीट ऑन द सरफेस ऑफ दी दे फॉल, की जहां पर हमारा इमिट होंगे, जिस सरफेस पर हमारे इमिट होंगे, तो गामा पार्टिकल्स वहां पर क्या करेंगे बेटा जी, हीट जनरेट करेंगे, है ना, ये हमारी बात यहाँ पर बोली गई है। चलिएगा अब यहाँ पर इनके डायग्राम देख लीजिएगा, देखिएगा अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर बिल्कुल लो है, क्योंकि जहां पर भी टकरा वहीं पर ही खत्म हो गया। बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर अल्फा के कंपैरिजन में हाई है, और गामा जो वेव लाइक ट्रेवल कर रहा है तो उसकी तो सबसे ज्यादा ही हाई है। आप लोगों को कौन कौन से दो डायग्राम आप बना सकते हो, आप ये वाला बनाना चाहो ये वाला बना लेना, ये वाला बनाना चाहो ये वाला, इन दोनों में से कोई भी एक, एंड ये वाला तो डेफिनेटली आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ये अल्फा बीटा गामा का डिफरेंस बिटवीन का चार्ट है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने ड्रॉ हुआ है। अब फटाक से बता दीजिएगा अल्फा बीटा गामा क्लियर है सभी को, यस और नो, यस और नो बेटा जी, ठीक है। चलिए अब उसके अलावा हाँ ये एक और इम्पोर्टेंट बात है भाई, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप सभी लोगों का जो कोर्स का ऑफर है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है। और आप सभी लोगों को अगर जो मैं बताऊं तो आज आप लोगों को जितना ऑफर मिलेगा, ठीक है, ऑफर ये 10 डेज तक चलेगा, 10 डेज तक आपको ये ऑफर मिलेगा, ठीक है। बट द डेली जब परसेंटेज ऑफ द प्राइस विल बी डिक्रीज डे बाय डे बाय डे बाय डे। इट मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल आज आप लोगों को क्या हुआ 13% का ऑफ मिला, कल 12 का मिलेगा, परसों 11 का मिलेगा, फिर नेक्स्ट डे 10, फिर नेक्स्ट डे 9, नेक्स्ट डे 8। तो इस तरीके से क्या डेली ऑफर अगले 10 दिन तक आपके लिए एक्टिव रहेगा।
बट द थिंग वाज दैट कि आपका जो ये ऑफर है वो आपका क्या बेटा जी डेली डे बाय डे डिक्रीज होता रहेगा। तो आप लोगों को अगर जो ऑफर का है फायदा उठाना तो आज कूपन कोड अप्लाई कर जाना। ठीक है जी, कूपन कोड आपके ग्रुप में हम सेंड कर देंगे तो आप लोग वहां से अपना कूपन कोड देख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस हमारा क्या होता है। तो देखिएगा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में बात की जाए तो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अलग अलग जगह के अलग अलग पीएच को बहुत ज्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता रहती है। अगर जो पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो बेटा बेसिकली हमें क्या है दिक्कत या फिर डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमारा ब्लड का पीएच, हमारा टीयर्स, हमारे यूरिन, हमारी चीजों का पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा क्या है बॉडी के अंदर एसिड बेस का बैलेंस हमारा क्या है बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एसिड बेस बैलेंस हमारा क्या है ह्यूमन होम्योस्टेसिस का पार्ट होता है, क्योंकि कहीं पर एसिड का पीएच एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ तो बॉडी खुद को उसको खुद बैलेंस कर लेती है। अब बॉडी खुद को कैसे बैलेंस कर लेती है, क्योंकि बॉडी के अंदर बेटा जी अलग अलग प्रकार के बफर सिस्टम काम करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम रहता है हमारा, है ना, हमारा न्यूक्लिक एसिड बफर सिस्टम रहता है हमारा, है ना, हमारा सॉरी अमाइनो एसिड। तो हमारे अलग अलग बफर सिस्टम हमारे, है ना, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम रहता है। तो हमारे अलग अलग बफर सिस्टम बॉडी के अंदर काम करते हैं, जो कि बॉडी खुद ही जो पीएच चेंज हो रहा है उसको वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाने का प्रयास करती है। ठीक है जी, चलिएगा तो हम लोग बात करें तो बेटा जी हमारे यहाँ पर क्या है जो ज्यादातर बॉडी का जो पीएच रेंज है, जो मेन चीजें होती है उनका जो पीएच रेंज है वो किसके बीच में रहता है 7.38 से लेकर के 7.42 के बीच में हमारा पीएच लाई करता है। चलिएगा अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए पीएच लिया हुआ। जैसे ब्लड का पीएच कितना होता है 7.35 से लेकर के 7.40। टीयर्स का पीएच कितना होता है 7.20 से लेकर के 7.40। अगर जो हम लोग बात करें सलाइवा का पीएच कितना होता है बेटा जी 6.4 से लेकर के 7। गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो कि हमारा हाईली एसिडिक रहता है 1 से लेकर के 3 के बीच में हम लोग इसको बोलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस का पीएच बेटा जी कितना होता है हमारा 7.5 से लेकर के 8 के बीच में। अगर जो हम लोग बात करें इंटेस्टाइनल फ्लूइड का पीएच कितना होता है 7.2 से लेकर के 7.4 के बीच में। इंट्रासेलुलर हमारा जो फ्लूइड होता है उसका पीएच कितना होता है 6.5 से लेकर के 6.9 भी हो सकता है हमारा, और ये अप टू हमारा 7 या 8 भी जा सकता है। ठीक है जी, अगर हम लोग बात करें यूरिन के पीएच की तो बेटा जी हमारा क्या होता है 5 से लेकर के 7.5 रहता है। और सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड जिसको हम लोग CSF के नाम से भी बोलते हैं, CSF के नाम से बोलते हैं, इसका पीएच हमारा 7.2 से लेकर के 7.4 के बीच में होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी सिंपल सा हमारा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस रहता है। ठीक है जी, सॉरी हमारे बॉडी के अलग अलग जगह का अलग अलग पीएच रहता है। अब हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग बफर सिस्टम काम करते हैं बैलेंस करने के लिए। अब देखिए एसिडोसिस एल्कलोसिस ये पूरा का पूरा टॉपिक अगर जो मैं बात करूं आपसे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज हियर कंप्लीटली, बस मैं जस्ट आपको मोटा मोटे से बताऊंगा बिकॉज इसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए 3 दिन लगते हैं और जो मैं डीपली जाकर के पढ़ाऊं इसको, बट मैं मोटा मोटे से आपको बताता हूँ। एसिडोसिस क्या कंडीशन होती है जब हमारा कोई पीएच है वो अगर जो जैसे ब्लड का पीएच है 7.4, अगर जो ये पीएच एसिड की तरफ मूव होना शुरू हो जाए यानी कि 7.3, 7.2, 7.1 तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं एसिडोसिस बोलते हैं। वहीं पर ये एल्कलोसिस की बात की जाए तो जब हमारा जो पीएच बेटा जी हमारा 7.4 है ना, वो जब क्या होने लग जाए बेस की तरफ मूव होने लग जाए 7.5, 7.6, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी हमारा एल्कलोसिस बोलते हैं। यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स आप लोगों के लिए एड ऑन की हुई है कि एसिडोसिस क्या होता है, एल्कलोसिस क्या होता है। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर अपना देखिएगा फॉस्फेट बफर सिस्टम हमारा क्या होता है। मैंने आप लोगों को तीनों बफर सिस्टम के नाम बताए थे। प्रोटीन बफर सिस्टम रहेगा हमारा, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम रहेगा। ओके बेटा जी, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ जाता है क्या फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटासिड से। एंटासिड क्या होता है बेटा जी हमारे जब हमारे स्टमक का एसिड का प्रोडक्शन क्या है इंक्रीज हो जाए, है ना, यानी कि एसिड क्या है नॉर्मल लेवल से ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे, तो इन दैट कंडीशन जिन एजेंट्स का हम लोग यूज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड हमारे बेसिक इन नेचर होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। एंटासिड की अगर जो हम लोग आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो आइडियल प्रॉपर्टीज हमारी एंटासिड की क्या रहती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी की हमारे वाटर इंसोल्यूबल होने चाहिए, फाइन पार्टिकल साइज होना चाहिए, इजिली एब्जॉर्बेबल नहीं होने चाहिए, कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं करने चाहिए, इनको लेने के बाद हमें लग्जेटिव लेने की आवश्यकता ना पड़े, रैपिड इफेक्ट मिलना चाहिए, सिस्टमिक एल्कलोसिस नहीं होना चाहिए, पेप्सिन को इनहिबिट करने वाले होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, इजिली अवेलेबल होने चाहिए और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
तो ये अगर जो कोई एंटासिड ऐसा है, ये सब प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो वो एक आइडियल एंटासिड है, यानी कि एक अच्छा एंटासिड है। ठीक है जी, चलिएगा। अब यहाँ पर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड की, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमिक और दूसरा होता है नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक एंटासिड सिंपल और सरल भाषा में बोला जाए तो वो एंटासिड जो एक भी आइडियल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, हर एक आइडियल प्रॉपर्टी का विपरीत काम करेगा। नॉन सिस्टमिक एंटासिड जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो करते हैं। सिस्टमिक एंटासिड का एग्जांपल हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और नॉन सिस्टमिक एंटासिड का एग्जांपल हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अवर नॉन सिस्टमिक एंटासिड। अगर जो हम लोग बात करें सिस्टमिक एंटासिड बता चुके हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड बता चुके हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड कौन कौन से रहेंगे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, एल्यूमिनियम फोस्फेट बेसिक, एल्यूमिनियम कार्बोनेट डिहाइड्रोक्सी, एल्यूमिनियम अमाइनो एसिटेट हमारा रहेगा। कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड कौन कौन से रहेंगे बेटा? जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राई बेसिक कैल्शियम हमारा फोस्फेट रहेगा। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम फोस्फेट, एंड हमारा लास्ट रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड क्या होता है बेटा जी हमारा, और व्हाई वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड? देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड की बात की जाए तो कोई भी सिंगल एंटासिड ऐसा अभी तक संसार में बना ही नहीं है कि जो बेसिकली सारी आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर इस वाले की एग्जांपल की, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या करता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल सभी आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है ना, रैपिड एक्शन देख रहा है, सारी चीजें देख रहा है, सारी चीजें ठीक है। बट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या करता है बेटा जी? कॉन्स्टिपेशन कोज कर देता है। आइडियल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं करना चाहिए। अब इसने तो कॉन्स्टिपेशन कोज कर दिया, यानी कि आइडियल एंटासिड नहीं बचा। इसी वजह से क्या करते हैं हम, कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है हमारा बेसिकली क्या लग्जेटिव इफेक्ट शो करता है। अब आइडियल प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग तो लग्जेटिव इफेक्ट भी नहीं शो करना चाहिए था। इसी वजह से अब ये दोनों भाई जब आपस में मिले तो लग्जेटिव इफेक्ट ने क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं दिया, और सारा काम इसने अच्छे से कर दिया। ये भी काम करने में मदद किया। अब दोनों ने मिलकर के, है ना, एक भाई तो एक भाई और दो भाई मिल गए तो मच गई था भाई। तो यही चीज यहाँ पर हुआ कि जब हमने इनको कॉम्बिनेशन में दिया तो जो इसका क्या है बेसिकली नेगेटिव पॉइंट था कि कॉन्स्टिपेशन कोज करेगा, वो बचा लिया गया। किसके द्वारा? जो इसका नेगेटिव पॉइंट था कि लग्जेटिव इफेक्ट शो करेगा, तो इसके लग्जेटिव इफेक्ट ने कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं होने दिया। हमारा सारी आइडियल प्रॉपर्टीज मैच हो गई। ये क्या हो गया, एक आइडियल एंटासिड हो गया। इस वजह से हम लोग क्या बेटा जी एंटासिड को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। यही हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट एंटासिड का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। ठीक है जी, चलिए। हाँ, ये आप लोगों को, और एक और बात बेटा जी देखिएगा कि आप सभी लोगों के लिए एक और बात है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर बीएसवी फार्मेसी ऐप पर मुझे देख रहे हैं, और जितने बच्चे मुझे बेसिकली आपके माध्यम से कहीं भी देखेंगे, तो मैं सभी को बता देता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा और बड़ा ही सुंदर अवसर है क्या, कि आप लोग बेसिकली अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप सभी लोग अपने घर पर ऑल इन वन नोट्स जरूर मंगाना बेटा जी। आप चाहे कोर्स में ज्वाइन करें ना करें, डेट वाज योर डिसीजन। आप लोग ऑल इन वन नोट्स घर पर मंगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट वाइज एमसीक्यूज और सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर आपके नोट्स के अंदर ही हमने ऐड ऑन किए हुए हैं, जिसके लिए आपको कोई अलग से पैसा नहीं पे करना है, कोई अलग से चार्ज नहीं देना है। 400 एमसीक्यूज, यूनिट वाइज क्वेश्चन, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, और सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर आप खुद देखिएगा खुद में ही, और प्लस पूरा सेमेस्टर का उसमें सॉल्यूशन तो हर एक टॉपिक का ही मैं बोलूँगा 97 to 98% हमने टॉपिक्स नोट्स में डाले। 102% टॉपिक वो हैं जो कभी आते नहीं है, तो उनका हम लोगों ने स्किप किया हुआ। ठीक है जी, तो आप लोग अपना नोट्स को बीएसवी फार्मेसी ऐप से ऑर्डर कर लीजिएगा होम डिलीवरी वाले सेक्शन में जाकर के। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट क्या होता है बेटा जी हमारा, एंड यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वी यूज गुड चार्ज आर्सेनिक ऑपरेटर्स इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, या फिर विच ऑपरेटर्स यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो हमारा आंसर क्या होगा, गुडजार्ड्स आर्सेनिक ऑपरेटर्स। आर्सेनिक के ऑपरेटर्स में बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी गुडजार्ड्स आर्सेनिक ऑपरेटर्स क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमारा आर्सिन गैस बनते हैं, जो कि एक हार्मफुल गैस होती है ना, और उस हार्मफुल गैस को ही ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए हमारा क्या बेटा बेसिकली ट्रीट करने का मतलब क्या, उससे बचने के लिए हमारा बेसिकली हम लोग क्या गुडजार्ड्स आर्सेनिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें गुडजार्ड्स आर्सेनिक ऑपरेटर्स का स्ट्रक्चर हमारा ये रहा। बात की जाए तो गुडजार्ड्स आर्सेनिक ऑपरेटर्स में हमारा टेस्ट सॉल्यूशन क्या बोलता है, हम लोग सबसे पहले 2.5 ग्राम हमारा सैंपल सॉल्यूशन का लेते हैं बेटा जी, और 50 ml डिस्टिल वाटर के अंदर डालते हैं। उसके बाद में आर्सेनिक बोतल जो हमारी है उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं।
उसके बाद में हमारा क्या बेटा जी 5 ml 1 मोल वाला पोटेशियम पर मैग्नेट पोटेशियम आयोडाइड की, 10 ml स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 10 ग्राम ग्रैनुलेटेड जिंक उसके अंदर ऐड करेंगे। इमीडिएटली उसको क्या बेटा जी बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में वाटर बाथ के ऊपर उसको 40 मिनट के लिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हीट करेंगे। वहां से हमारा क्या होगा, आर्सेनिक गैस बनेगी। उसके अंदर एक कैपिलरी रहती है जिसका 2 मिलीमीटर डायमीटर का हमारा क्या रहता है, उसमें होल रहता है और 6 मिलीमीटर डायमीटर की वो ट्यूब रहती है। उसके थ्रू हमारी क्या है जो आर्सेनिक गैस है ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर एंड पर हमारा क्या है, हमारी क्या है बेटा जी मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी हुई है और वहां से हमारा क्या बनेगा, येलो कलर का स्टेन बनेगा। सेम इसी प्रोसीजर से हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पर हमारा 50 ml का डिस्टिल वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर पोर करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, हमारा बेसिकली 1 ml स्टैंडर्ड आर्सेनिक का सोल्यूशन डालते हैं। हमारा 5 ml हम लोग क्या हमारा 1 मोल वाला पोटेशियम आयोडाइड के डालते हैं। 10 ml हम लोग क्या हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 10 ग्राम हमारा ग्रैनुलेटेड जिंक उसके अंदर ऐड करते हैं। इमीडिएटली उसको बंद करते हैं, उसको वाटर बाथ के ऊपर रखते हैं, 40 मिनट तक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हीट करते हैं। यहाँ पर भी आर्सेनिक गैस बनती है, ऊपर मॉलिक्यूलर क्लोराइड की शीट के साथ में टकराती है, येलो कलर का स्टेन बनाती है। अब अगर जो येलो कलर का स्टेन यहाँ पर बना है, अगर जो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसका येलो कलर का स्टेन की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक हमारा पास है। अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन के येलो कलर के स्टेन की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के येलो कलर के स्टेन की इंटेंसिटी से ज़्यादा हो गई तो मतलब लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक हमारा फेल हो जाएगा। यही हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जो कि मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया। और जिस बच्चे ने इन सब क्वेश्चन को तैयार कर लिया, समझ जाना आप 35 से 40 नंबर आपके कंफर्म हो गए हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। देखिए ये बेसिकली आप लोगों के डिमांड पर ये चीज़ हो रही है, तो आप लोग इसको पूरा सपोर्ट करना। बाकी आप लोगों का जो कूपन कोड है सेकंड सेमेस्टर का वो आपके ग्रुप में आज अपलोड हो जाएगा। 11-12 बजे तक, ठीक है। बाकी आपका टेस्ट जो है 10 बजे से शुरू होने वाला है, तो वो भी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। तो आप लोग बस जस्ट अपनी पढ़ाई पर फोकस रहिए। और आज का सेशन कैसा लगा आप लोग फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। नहीं, बिंदास पढ़ो बेटा जी, बिंदास पढ़ो, मौज मस्ती में पढ़ते रहो बस, है ना। बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, बस पढ़ाई पर फोकस रहो अभी, और कुछ नहीं देखना। मुझे लगा यहाँ कह रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेन है कोई बात नहीं है, बट आप लोग खुश हो, दैट वाज द मेन थिंग, ठीक है। चलेगा, थैंक यू भाई, बाय। तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ एक और बात, देखिए हमारे जो यूट्यूब फैमिली वाले बच्चे बेटा जी, आप लोग भी पेन किलर बैच में ज़रूर आइए, क्योंकि देखिए हम लोग जितना कंटेंट ऐप पर प्रोवाइड करा सकता है यूट्यूब हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। आप लोगों को अभी वॉइस के इश्यूज हो रहे हैं, वो इंग्लिश में वॉइस आने लगते हैं, वो हमारा अपडेट नहीं भाई, वो यूट्यूब का अपडेट है। आप सेटिंग में जाकर के उसको चेंज कर सकते हो, बट द थिंग वॉज डैट कि यूट्यूब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करता है, ऐप पर हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को ऐप पर आइए, 299 रुपये में पेन किलर बैच को ज्वाइन कीजिए, है ना। और वो वसूल हो जाएंगे जब आप सेकंड सेमेस्टर ज्वाइन करोगे, तो वो इतना आपको ऑफर में मिल जाएगा। जल्दी से आइए। बाकी आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।